माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप क्लास 11th। तो बेटा आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं जो है आप लोगों को एक फिजिक्स की क्लास 11th फिजिक्स सेकेंड का एक सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं, जो है आपका तरल दाब। ठीक है, तो इस तरल दाब चैप्टर पे आज हम बात करेंगे कि तरल दाब होता क्या है, और उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिन पर आज बात करनी है। तो तरल दाब में से आपको मान लीजिए पहला चैप्टर हो जाता है सबसे पहले तो तरल ही क्या है ना। उसके बाद फिर बात आ जाती है द्रव की, फिर इसका मात्रक पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, डेंसिटी घनत्व पढ़ लेंगे, मात्रक होगा, घनत्व का भी विमीय सूत्र होगा, आपेक्षिक घनत्व होगा, द्रव दाब होगा, द्रव दाब का प्रायोगिक प्रदर्शन भी करेंगे, और उसके बाद द्रव दाब के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वो तरल पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? तरल पे। तो तरल क्या होते हैं? यानी कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है तथा जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, तरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। तरल पदार्थों में दृढ़ता गुणांक नहीं होता है, इनमें आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता है। तरल पदार्थों में दृढ़ता गुणांक नहीं होता है, इनमें केवल आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता है। और अगर आगे बात कही जाए तो इसी में से जैसे आपका द्रव तथा गैस दोनों ही तरल हैं, द्रव तथा गैस दोनों ही तरल हैं, किंतु दोनों में भेद किया जाता है, अलग अलग टाइप से बताया जाता है। अब इनमें भेद क्यों किया जाता है, अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि द्रव और गैस जब हैं दोनों तरल तो इनमें भेद क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर जो है, आप अगर इस टाइप से लिखे हो द्रव, और एक तरफ आप ऐसे लिखे होगे गैस, ऐसे ही लिखे होगे, इसमें से आपने फर्स्ट नंबर लिखा होगा और इसमें फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, आपने 2 पॉइंट्स लिखे होंगे। ठीक है, तो द्रव क्या होते हैं? देखिए, द्रव जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा संपीड्यता, नहीं पढ़ी है? चलिए ठीक है, हम बता देंगे जिस दिन टाइम मिलेगा, एक लेक्चर होगा हमारा संपीड्यता का। देखिए, द्रव जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं और गैसें जो हैं वो संपीड्य होती हैं। ठीक है, द्रव का एक निश्चित मुक्त पृष्ठ होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका कोई बर्तन है और वो बर्तन चाहे खुला हो ऊपर से और वो चाहे बंद हो, अगर इसमें द्रव भर दिया जाए तो उसका एक निश्चित मुक्त पृष्ठ होगा कि अगर मान लीजिए ये आपका बर्तन जो है वो 1.5 लीटर का है, ठीक है, यहाँ तक, और इसमें से आपने 1.5 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, तो ये यहीं तक रहेगा, जहां तक इसके 1.5 लीटर की कैपेसिटी का जो निशान बना हुआ है यहीं तक रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि द्रव में जो है उनका मुक्त पृष्ठ होता है, निश्चित होता है, और अगर गैसों की बात की जाए तो इनका कोई मुक्त पृष्ठ निश्चित नहीं होता है। ये जिस भी बर्तन में भरे जाते हैं तो वहां पे जितना भी आपका एरिया यानी कि जितना भी आपका स्थान उपलब्ध होता है खाली, वो पूरा का पूरा घेर लेते हैं, क्योंकि गैस में ऐसे अणु होते हैं जो उस बर्तन की सतह से निरंतर गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, इसलिए वो अपना पूरा स्थान घेर लेते हैं। अब उसके बाद फिर बात करेंगे अब हम दाब की, कि दाब क्या होता है। तो दाब के लिए आप सिंपल सा फार्मूला पढ़ते हो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या यूं कह लीजिए P बराबर F/A। इतने से जो है आप दाब की परिभाषा बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे। यानी कि किसी बर्तन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे निकाल लीजिए, यदि हम मान लें A = 1 मीटर स्क्वायर, तब P बराबर F बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि किसी भी बर्तन के सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं उसका। ठीक है, अब बात करेंगे हम दाब के एग्जाम्पल की, चलो बात कर लेते हैं। P बराबर F/A आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर देखते हो इतनी बड़ी सुई लिए रहता है और आपके शरीर में लगानी रहती है उसको। अगर वो मान लीजिए बिल्कुल पतली महीन ना होकर के आपकी उंगली के जैसी मोटी हो, तो ताकत कब लगानी पड़ेगी? जब उंगली के जैसी मोटी होगी तब, या जिस
आकार की है, जिस टाइप की है वो, तो उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। क्यों लगाना पड़ा, यानी कि आपको प्रेशर उसमें ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा? सतह मोटी नहीं, बात क्लियर है आपकी भी। उसकी जो सतह है वो एरिया ज्यादा कवर कर रही है, यानी कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा। अब बिल्कुल महीन सी सुई होती है, आप उसमें जरा सा इशारा करते हैं वो क्या होती है, आपके बॉडी में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इतनी महीन सुई बनाई जाती है। फिर आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जिसने सर्कस देखा है उसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और उस पर पटरा रख दिया जाता है, और उस पटरे के ऊपर हाथी क्या करता है, अपना पैर रखता है, फिर भी आदमी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो जो पटरा होता है आपका वो एरिया ज्यादा कवर किए रहता है, ठीक है, और उस पे दाब लगाया जाता है, तो दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हो प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि दाब जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से एरिया क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो दाब घटेगा, और यदि क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए फिर बात कर लेते हैं इसी पे आगे, यानी कि दाब को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, दाब को दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल आप कम कर दीजिए, दाब अपने आप क्या होगा, अधिक लगने लगेगा। दूसरा पॉइंट, आप बल का मान अधिक कर दीजिए, दाब क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अनुक्रमानुपाती है, इक्वल में है एफ, तो जो एफ में जितने की वृद्धि होगी उतनी ही क्या होगी, पी में हो जाएगी, यानी कि बल में भी उतने की वृद्धि, दाब में भी उतने की वृद्धि। और बल और दाब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। अगर ए बराबर हमने एक मान लिया है तो पी बराबर एफ हो गया, देखो यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट की, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक भी आप यहीं से निकाल लो बहुत आसानी से। देखिए कैसे, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब जब बात करेंगे हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप यहीं से निकाल लीजिए। न्यूटन बल का, तो बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बल का डायमेंशनल फार्मूला, देखिए बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, यहां से निकाल लीजिए आपको अगर नहीं आता है तो। ये क्या बनेगा, कैपिटल एम, और ये क्या है, त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखोगे, एम एल टी की पावर -2, और ये कितना हो रहा है, एम नहीं, ये सिर्फ बनेगा एल स्क्वायर। अब जैसे ऊपर लेकर के जाओगे पावर तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बनेगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, इतना आ जाएगा ना क्लियर होकर के। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं। जब ये हो जाता है आपका तो हम बात करेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में हो जाता है आयतन, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के पदार्थ का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई पदार्थ लो जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका जो मॉस होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो उसका घनत्व कहलाएगा या घनत्व के बराबर होता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो आपके सामने लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो रहा है। अब इसी के अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, और आयतन का मात्रक जो होता है वो
मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए। अगर सीजीएस में निकालते हो तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर एमकेएस में निकालते हो तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। अब अगर बात की जाए इसके डायमेंशनल फार्मूला की, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तब आप कैसे बताओगे किलोग्राम, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को कैसे लिखोगे, एम हो जाएगा, और अपान में मीटर क्यूब यानी कि कितना एल की पावर 3, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -3, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बात की जाएगी आपेक्षिक घनत्व की, कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखिए ऐसा कोई पदार्थ है जिसका घनत्व आपको मालूम है, ठीक है, और जल का घनत्व मालूम है, तो वहां पे क्या होता है कि पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब यहाँ पे अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो देखिए दोनों घनत्व है, तो यहाँ पे ये मात्रक विहीन राशि हो जाएगी, इसका मात्रक नहीं होगा, और जब मात्रक नहीं होगा तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ से आपका ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको डिफाइन पर यानी कि फाइंड आउट होगा कि आप जो है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताइए। तो आप आपेक्षिक घनत्व का मात्रक अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, तुम तो लिख दोगे ना बता करके किसी प्रकार से किलोग्राम पर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी लिखना है, लेकिन यहाँ से अगर एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होता है, देखिए आप यहाँ से निकालिए, ये भी घनत्व ये भी घनत्व, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम द्रव दाब क्या है। द्रव दाब क्या है, यानी कि द्रव पर लगने वाले दाब को हम द्रव दाब कहते हैं। नहीं, द्रव पर लगने वाले दाब को नहीं, द्रव के द्वारा लगने वाले दाब को द्रव दाब कहते हैं, ठीक। अब कैसे, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्तन भरा, बर्तन इस टाइप का आपका कोई ऐसे बर्तन है, इसमें आपने क्या किया, पानी भर दिया ऐसे, ठीक है, ये लिक्विड है, वाटर भर दीजिए, जल, इस पे आप क्या करेंगे, इस पे जो है आप छेद कर दीजिए। जैसे आप इसे छेद करते हो तो क्या होता है, इन छिद्रों से बाहर की ओर पानी निकलने लगता है, ठीक है। जब बाहर की ओर यहाँ से पानी निकल रहा है तो वो पानी कैसे निकल रहा है, ऐसे तो निकल रहा है, ये भी मालूम है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है इसके प्रायोगिक प्रदर्शन से कि जो बेटा जल है आपका, यानी कि यहाँ पे जो आपका पदार्थ भरा हुआ है वो जो जिस बर्तन में भरा हुआ है उस बर्तन की सतह पर बाहर की ओर एक दाब आरोपित कर रहा है या एक बल लगा रहा है। इस बल को या इस दाब को ही हम द्रव दाब कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब तो ये हो गया द्रव दाब, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी हो गया, ठीक है। तो